हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ट्यूबल लाइगेशन यानी कि नसबंदी। अब इस पे क्या वीडियो बनेगा? बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे लगा हाँ ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे वीडियो बनाया जा सके कि भाई ट्यूबल लाइगेशन सब जानते हैं, नसबंदी क्या होती है, बट शायद कुछ लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं किस तरह से होती है, इसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आगे क्या करना चाहिए, कितना फेलियर रेट होता है, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बना दिया जाए। मेरे से कॉन्टैक्ट करने के, मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लेने के, कंसल्ट करने के 3 तरीके। पहला तरीका डॉकवाइज ऐप, जो कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है, डेली इसमें काफ़ी पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं। व्हाट्सएप की तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, फिर आप इसमें मेरा पिन डालेंगे, पिन नंबर डालते ही आप मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, लिखकर भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए। कॉलिंग ऑप्शन है लेकिन आजकल खराब चल रहा है, मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू बता सकती हूँ या फिर आपको लिखकर प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, आपको सेकंड ओपिनियन दे सकती हूँ। सेकंड तरीका है सुपर चैट, जो कि बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। जब मैं लाइव जाती हूँ दोनों चैनल्स पे, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर सोनल्स आंसर्स, मैं जब भी लाइव जाती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है उस समय आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके लाइव सेशन में सुपर चैट यूज़ करके मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट है वो है मेरे हॉस्पिटल आइए, वो मोस्ट वेलकम। सेक्रेटरी को फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, पूछ लीजिए कि मैडम अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मैं आपको थैंक यू बोल दूँ कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को। 1-1.5 साल के अंदर हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन गई है। ऑलमोस्ट 8.5 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम 10 लाख हो जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन हो जाएंगे। तो आते हैं ट्यूबल लाइगेशन यानी कि नसबंदी। नसबंदी यानी कि ट्यूब्स को कट करना, यानी कि जो 2 फैलोपियन ट्यूब्स हर औरत के अंदर होती है उनको बीच में से डिस्कनेक्ट कर देना, जिससे कि वो वहां से एग दोनों ओवरी से कैच ना कर सके। ओके, इतना तो आप समझते हैं। अब ट्यूब्स को कैसे काटा जाता है, कब किया जाता है, इसको एक तरह का परमानेंट स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। परमानेंट यानी कि एक तरह से जब आप पूरी तरह से अपनी फैमिली से संतुष्ट हैं, आपको पता है कि आपको और फैमिली नहीं चाहिए, तब ये ऑपरेशन किया जाता है। इसके पहले अगर आपको लगता है नहीं मुझे कुछ दिनों का गैप चाहिए, तो मेरा वीडियो आ चुका है कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके, गर्भ निरोधक तरीके, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में नेचुरल मेथड्स बताए हैं, पार्ट 2 में मैंने आपको सारे जो डॉक्टर रिलेटेड, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेथड्स बताए। ओके, ये हो गया परमानेंट। इसको खुलवाया भी जा सकता है, कुछ लोग नसबंदी खुलवाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको उसके क्या रेट्स हैं। तो ट्यूबल लाइगेशन यानी कि आपके ट्यूब्स को या तो बांध दिया गया या फिर बीच में से काट दिया गया, काट के उसका वो हिस्सा आगे जांच के लिए भेज देकर उस हिस्से को दूर कर दिया गया। इसको कई तरीके से करते हैं। पहला होता है फैलोप रिंग, जो कि आप इसमें वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। फैलोप रिंग जो है बहुत सस्ती आती है, ये अभी हमारे इंडिया में काफ़ी यूज़ हो रही है, काफ़ी लोगों ने इसको बंद कर दिया है। बाहर की कंट्रीज़ में तो ये 15-20 साल पहले ही बैन हो चुकी है, क्योंकि इसके फेलियर रेट बहुत जाते हैं। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है। ये बेसिकली आपके ट्यूब को ऐसे पकड़ के उसके ऊपर रिंग की तरह, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है तो ट्यूब को ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर रिंग लगा देते हैं, तो ये रिंग लगा देते हैं तो ये ट्यूब बंद हो जाती है, बट कभी कभी फिसल जाती है तो ट्यूब वापस खुल जाती है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसको बैन कर दिया गया है। बट सरकारी हॉस्पिटल्स में जब कैंप लगता है तो फैलोप रिंग लगाते हैं। बहुत से पेशेंट्स में अभी भी जब मैं पेट का ऑपरेशन करती हूँ, चाहे गांठ निकालती हूँ, चाहे बच्चादानी निकालती हूँ, तो मुझे रिंग्स अंदर दिखती हैं पड़ी हुई। ओके, दूसरा तरीका है ट्यूब्स को बंद करने का, आप क्लिप लगा दो। एक छोटी सी क्लिप, जैसे आप कपड़े सुखाते हैं वैसी छोटी सी क्लिप आती है जिसको कि फिल्शी क्लिप बोलते हैं। उस क्लिप को अगर हम ट्यूब पे लगा दें तो ये थोड़ी महंगी आती है, तो ट्यूब पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये फेल नहीं होता क्योंकि नॉर्मली ट्यूब इसको छोड़ते इतना टाइट होता है कि बेसिकली ये ट्यूब से फिसल नहीं सकता। जैसे फैलोप रिंग फिसल जाती है क्योंकि ट्यूब का लूप बनता है, इसमें लूप नहीं बनता, हम बस ट्यूब को ऐसे पकड़ लेते हैं चिमटे की तरह। तो अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट करती है, ये वहाँ से निकल के कहीं और जा सकती है, ट्यूब को अपने साथ खींचते हुए काटते हुए कहीं और निकल सकती है, आंतों में या कहीं घुस सकती है। बहुत रेयर होता है बट इन्फेक्शन हो सकता है। फेलियर रेट कम है बट इन्फेक्शन रेट है, और प्लस ये महंगी है। ठीक है, तीसरा तरीका होता है कि ट्यूब को बहुत से लोग बीच में से, इतनी लंबी ट्यूब है तो बीच में से उसको कॉटरी कर दिया, यानी कि गर्म मशीन से उसको बीच में से जला दिया, उसके दोनों हिस्सों को काट दिया। तो जब इनको काट के और दोनों हिस्सों को जला दिया जाते तो वापस नहीं जुड़ पाते। बट कुदरत का खेल देखिए, कुछ कुछ केसेस में ये जुड़ भी जाते हैं। शायद प्रॉपर कॉटरी नहीं हुई, प्रॉपर पूरी तरह से टिश्यू नहीं जला, तो वापस से जुड़ गए। रेट बहुत कम है, मैं बाद में बताऊंगी इसका फेलियर रेट, बट ऐसा होता है। तीसरा चौथा तरीका जो कि नॉर्मली मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं जनरली करती हूँ जब मैं हाथ वाला ऑपरेशन करती हूँ, इतनी लंबी ट्यूब को पहले तो आप इतना लूप बना के उसको
बांध दो, 2 बार बांध दो, उसके बाद उस लूप को कट कर दो। तो जब आप लूप को कट कर देंगे तो ये जो ट्यूब जो आपने ऐसे बांधी हुई थी वो ऐसे थोड़ी दिनों में 1 महीने के अंदर इतनी दूर चली जाएगी, बीच का हिस्सा तो गायब है। तो जब वो इतनी दूर चली जाएगी और लेंथ इतनी सी रह जाएगी तो वापस उसके जुड़ने का संभावना ऑलमोस्ट 0 है। मेरा आज तक कोई नसबंदी का केस फेल नहीं हुआ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि नसबंदी फेल नहीं होती, फेल होती है, और इसमें जनरली कुदरत ही कह लीजिए, क्योंकि डॉक्टर की गलती नहीं होती। ये किताबों में भी लिखा है कि ये फेल हो सकती है, जैसे कॉपर्टी फेल होती है वैसे ये भी फेल हो सकता है। 5वां तरीका जो कि बहुत से लोग करते हैं वो है कि पूरी पूरी ट्यूब ही काट के निकाल दी। कम होता है ऐसा ऑपरेशन, बट कभी कभी पूरा ट्यूब काट के निकालते हैं। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक के बाद नसबंदी कर दी तो एक्टोपिक वाली तो पूरी ट्यूब निकाल दी, दूसरी वाली को काट के आधा निकाल दिया। कुछ लोग जो ट्यूब का जो एंड होता है, जो फिम्ब्रिया होता है, जो ऐसे हाथ मुड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा फोटोज में, ओवरी के ऊपर ऐसे टेंट की तरह होता है, उसको काट देते हैं। तो जब वो काट देंगे तो वो अंडे को पकड़ेगा ही नहीं, उसका काम होता है अंडे को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ लेना और यूट्रस की तरफ फेंकना। तो ये 4, 5, 6 तरीके हैं जिस तरह से नसबंदी होती है। अभी कब करनी चाहिए? आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप मिड साइकिल में आए हैं, अभी आपको पीरियड को आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी हम नसबंदी नहीं करेंगे। आप मानते नहीं, आप फिर जिद करते हैं। वेल, क्यों डॉक्टर बोलते हैं? आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। क्या होगा कि 10वें दिन अंडा निकलना शुरू हो जाता है, ओवुलेशन शुरू हो जाता है। जिन लोगों की शॉर्ट साइकिल्स है, जिनकी 25 या 22 दिन की साइकिल है, उनको ओवुलेशन 14 दिन पे नहीं 10वें दिन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप 10 दिन के बाद 14 दिन, 15 दिन या जब भी नसबंदी कराते हैं तो वो अंडा ऑलरेडी ट्यूब में आ चुका है, और हो सकता है नीचे से स्पर्म आके वो मिल चुका हो सकता है वो बच्चा बन चुका हो ट्यूब के अंदर। समझ गए? अगर ट्यूब के अंदर वो बन गया और हमने ट्यूब बंद कर दी तो क्या होगा? उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो वहीं पर पनपने लगेगा और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, और वो आपके लिए जान का खतरा हो जाती है ना। कि आपको पता है जानलेवा होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसीलिए डॉक्टर आपको मना करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि वो ऑलरेडी बच्चा जो है आगे लुढ़क के यूट्रस के अंदर आ ही रहा था, उस समय आपने नसबंदी करा दी। तो नसबंदी कराने के बाद आपको लगेगा भाई तब तक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, बाद में कैसे प्रेग्नेंट होगी, तो आप डॉक्टर के ऊपर केस कर देंगे, इन्होंने गलत नसबंदी कर दी, मैं तो प्रेग्नेंट होगी। बट एक्चुअली वो प्रेगनेंसी आपकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, बस यूट्रस में नहीं आई थी, आपको पता नहीं चला, पीरियड मिस नहीं हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा नहीं, बस आपने गलत टाइम पे फैलोपियन ट्यूब बंद करा ली, यानी कि ट्यूबल लाइगेशन करा लिया। तो ये गलती आपकी है, और या फिर अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो डॉक्टर की गलती है। तो ध्यान रखिए, पीरियड के खत्म होती है शुरू के पहले दिन से 7वें दिन तक सबसे सेफ होता है, भले ही शॉर्ट साइकिल हो। 10 दिन का वेट ना करें, शुरू के 7 दिन में नसबंदी करा लें। ओके, अब इसको करने का तरीका मैंने बता दिया। होता सिर्फ 15-20 मिनट का काम है। अगर दूरबीन से कराएंगे तो 15-20 मिनट, हाथ वाला अगर पेट खोल के करेंगे 2 तरीके से होता है। या तो नसबंदी दूरबीन से होती है, जो कि सूंटी में वो डालते हैं, कैमरा डालते हैं और साइड से फोर्सेप्स कैंची डाल के, तो 3 टाँके आते हैं छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के। ये प्रोसीजर बहुत छोटा होता है, 15-20 मिनट का होता है। इसमें आपको पूरा बेहोश करते हैं, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। जो दूसरा तरीका होता है उसमें मिनी लेप्रोटमी करते हैं, यानी कि छोटा सा एक पेट का हिस्सा खोलते हैं, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वापस से इसको लेयर्स को पूरा बंद करना होता है। वो काफ़ी नीचे आता है टाँका आपका, नीचे ऑलमोस्ट हेयर लाइन के पास, और इसमें करीब आधा घंटा लगता है। रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। दोनों ही ऑपरेशन में आप 12 घंटे बाद घर जा सकते हैं। सुबह सुबह कराए, रात में जा सकते हैं या दूसरे दिन जा सकते हैं। 1 या 2 दिन में आपका दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। आप अपने नॉर्मल काम बिना झुके हुए, किचन के काम, बाथरूम जाना, ये वो करना कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आप आगे झुकने वाले काम भी कर सकते हैं, बच्चे को गोदी भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सहन शक्ति कितनी है, आपके पेट पे कितना फैट है, आपके टांके कितनी जल्दी ठीक हुए हैं। क्योंकि जितने फैटी लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, फैट है, उनकी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी हीलिंग थोड़ी पुअर होती है। जो थोड़ी सेडेंटरी हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, उनको ज़्यादा दर्द होता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है। और क्योंकि ट्यूब्स को छेड़ा गया है, इसमें ना बच्चेदानी को टच किया गया है, ना ही इसमें आंतों को छेड़ा गया है, तो इसलिए आप हाथों हाथ ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद खाना भी खा सकते हैं। हल्का फुल्का खा के, अगर आपको उल्टी जैसा नहीं लगता तो आप सब कुछ खा सकते हैं। इसीलिए 12 घंटे बाद छुट्टी भी कर देते हैं। ओके, अब आते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। वेल, क्योंकि ट्यूब को टच कर रहे हैं, ट्यूब को बांध रहे हैं, तो ट्यूब के आसपास ओवरी है, उसकी सारी ब्लड सप्लाई है। तो कभी कभी ब्लड सप्लाई हैम्पर होने की वजह से ट्यूब्स में जो ब्लड सप्लाई ओवरी के थ्रू जा रही है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से या तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज, यानी कि टाइम से पहले पीरियड्स बंद हो जाना, या फिर इर्रेगुलर ब्लीडिंग, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिसरप्ट हो गए, वैस्कुलर सप्लाई खराब हो गई ओवरी की। कुछ दिनों के लिए आपको हार्मोन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने बताया, एक्टोपिक कॉमन है अगर आपने सही टाइम पे नहीं कराया है। और कभी कभी अगर सही टाइम पे करा लिया, उसके बाद भी कभी कभी अगर ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, बंद करने के बाद भी उसमें लीकेज रह गई, तो वो एक्टोपिक हो सकता है, क्योंकि वो ट्यूब एक तरह से आपकी डैमेज हो गई है। और डैमेज ट्यूब्स में एक्टोपिक होना बड़ा कॉमन है।
बाकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर आसपास की आंतों को चोट लग जाना ड्यूरिंग सर्जरी या फिर एनेस्थीसिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो तो सारे हर तरह के ऑपरेशन में होते हैं। फिर वो एक होता है लाइगेशन सिंड्रोम, पोस्ट लाइगेशन सिंड्रोम, यानी कि नसबंदी के बाद होने वाला जो कांस्टेंट पेन, क्योंकि जहाँ पर नसबंदी हुई है वहाँ पर आपस में जाके या तो आंतें चिपक गई हैं या आसपास का ओमेंटम चिपक गया है, एडिशन बन गया है, हार्मोनल ब्लड सप्लाई कुछ गड़बड़ आ गई है, तो उस साइड में आपको हमेशा पेन रहता है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट लाइगेशन सिंड्रोम। बड़ा ही अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है, बट ये कभी कभी देखा गया है। फिर मैंने बताया फिल्शी क्लिप्स, जैसे मैंने बताया वहाँ पर नेक्रोसिस करा सकती हैं, अगर वो कहीं और घुस गई आंतों में या ओमेंटम में तो वहाँ पर जाके परफोरेशन करा सकती हैं। बहुत रेयर है बट हो सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि बड़ा ही कॉमनली देखा जा रहा है, 40 से 50% पेशेंट्स में आजकल एंडोमेट्रियोसिस देखा जा रहा है। ट्यूबल लाइगेशन के बाद एंडोमेट्रियोसिस, शायद वही कारण है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे से ना जाने के बजाय ट्यूब्स के थ्रू पेट में जाता है, और क्योंकि ट्यूब आधी बंद हो चुकी है तो शायद उस वजह से उसको ज़्यादा प्रेशर से बाहर जाता है, इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। रीज़न पता नहीं, बट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस बड़ा कॉमनली पोस्ट लाइगेशन पेशेंट्स में, यानी कि जिनकी नसबंदी हो चुकी है, वो देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं फेलियर रेट कितना है। वेल, फेलियर रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट यू कैन से 0.1%, 1000 में से कोई एक फेल होता है, डिपेंडिंग कौन सा प्रोसीजर किया गया है, कौन से टाइम पे किया गया है, सर्जन की कैपेबिलिटी, सब कुछ डिपेंड करता है। और प्रेगनेंसी किन किन में होती है, कहते हैं 200 में से किसी एक को प्रेगनेंसी भी हो जाती है नसबंदी के बाद। तो अगेन डिपेंड करता है फैलोपिंग लगाई थी कि क्लिप लगाई थी या नसबंदी कॉटरी से काटी थी या वॉट। अब एक और तरीके नसबंदी होती है जो कि हम लोग इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कराते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्योंकि आपकी बच्चेदानी बहुत ऊपर होती है, उसको अंदर जाने में 2 महीने लगते हैं और आप चाहते हैं कि हाथों हाथ नसबंदी हो जाए, तो डिलीवरी के नेक्स्ट डे करते हैं। उसमें आपका टांका काफ़ी ऊपर आता है क्योंकि बच्चेदानी जहाँ होगी वहीं पर टांका आएगा। होता वो हाथ से ही है, उसमें दूरबीन नहीं डालते, हाथ वाला ऑपरेशन होता है, इतना बड़ा चीरा लगता है। एक होता है आपको बच्चा गिराना है, एमटीपी करानी है, यानी कि बच्चा छोटा ही है, 1.5-2 महीने का, 3 महीने का, आप डीएनसी कराने के साथ साथ नसबंदी करा रहे हैं। ऐसे केस में एमटीपी करने के बाद दूरबीन से सर्जरी करी जा सकती है, क्योंकि यूट्रस छोटा ही है, यूट्रस कोई बड़ा नहीं है, वो जस्ट आपकी बोन तक ही पहुंचा है, तो उसको नॉर्मली अपन लैप्रोस्कोपी करके दूरबीन की सर्जरी करके करा जा सकता है नसबंदी। ओके, अब आते हैं कि रिवर्सल, यानी कि अगर आप वापस से खुलवा रहे हैं तो उसके सक्सेस रेट्स क्या है। अगर आपकी नसबंदी फैलोप रिंग से हुई है या फिल्शी क्लिप से हुई है तो उसकी जो ट्यूब की जो लेंथ है वो काटी नहीं गई है, तो ट्यूब पूरी की पूरी अंदर ही है पेट में। ऐसे केसेस में वापस उसको जोड़ना ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि ट्यूब की लेंथ मेंटेन्ड है, ट्यूब हमने काट के निकाली नहीं है। अब हाथ वाले ऑपरेशन में क्योंकि ट्यूब काट के निकाल दी जाती है, हम हाथ वाले ऑपरेशन क्यों करते हैं, जिससे वापस फेल ना हो। तो ऐसे केसेस में उसको वापस जोड़ना और जोड़ने के बाद प्रेगनेंसी होना, उसके सक्सेस रेट्स कम है। कहते हैं करीब 20 से 25% सक्सेस रेट है। ट्यूब जुड़ भी जाती है तो भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एक्टोपिक हो जाती है, एबॉर्शन हो जाता है। तो 25% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट नहीं है, बट दूरबीन की सर्जरीज में ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे से लोग पूछते हैं कि हस्बैंड की नसबंदी कराएं कि खुद की नसबंदी कराएं। वैसेक्टोमी यानी कि हस्बैंड की नसबंदी ज़्यादा इजी है। पहली बात तो नो स्कैल्पेल टेक्निक आ गई, बिना चीर फाड़ के बिना टाँके के ऑपरेशन होता है। उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। हाँ, 2 से 3 महीने तक आपको कॉन्डोम या कुछ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने तक उनके सीमेन में स्पर्म्स होंगे। काटने के बाद भी, उस ट्यूब को बंद करने के बाद भी आगे के जो स्पर्म्स रह गए हैं वो निकलेंगे 2 से 3 महीने तक, तब तक आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको जो ट्यूब लाइगेशन होता है, आपके पेट की सर्जरी है, तो आपको टाँके लगते हैं पेट पे, चाहे खोला जाए चाहे दूरबीन से जाया जाए, 15 से 20 दिन आपको रिकवरी में लगते ही हैं, शायद ज़्यादा। ओके, तो अगर कंपेयर किया जाए तो रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, फेलियर रेट दोनों में बहुत कम है, बट वैसेक्टोमी यानी कि हस्बैंड की नसबंदी ज़्यादा सेफ है और लेस मॉर्बिडिटी है, मतलब ज़्यादा उसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है और खर्चा भी कम है। ओके गाइस, एक चीज़ और मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि ऑपरेशन के बाद, ट्यूबल लाइगेशन के बाद हम सेक्स कब कर सकते हैं। वेल, क्योंकि ट्यूबल लाइगेशन बहुत मेजर सर्जरी नहीं है तो 2 महीना 3 महीने का गैप की जरूरत नहीं है। स्टिचेस आपके 7 से 10 दिन में खुल जाएंगे, 15 से 20 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर के टाँके भी गल जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितनी टॉलरेंस है और आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ लोग 1 महीना, कुछ लोग 2 महीना भी रेस्ट कर लेते हैं, बट मेडिकली देखा जाए तो 15 से 20 दिन बहुत है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगी, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इनबॉक्स करिए, मैं उसका जवाब पक्का दूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।